हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदी शिक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम यूपी बोर्ड क्लास 10th विज्ञान 2020 के पेपर का हल देख रहे थे। पिछले जो वीडियो हैं फर्स्ट और सेकंड, जिनमें हमने खंड जो का है, जो फिजिक्स सेक्शन है, उसको सॉल्व किया था, उसका हल देखा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम खंड खा देखेंगे, जो केमिस्ट्री है उसका। यदि वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है खंड खा का, 5वें का निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम एसीटेट, तीसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, चौथा पोटेशियम नाइट्रेट। तो इन चारों में से दूसरा ठीक होगा, सोडियम एसीटेट। उसके बाद है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मूल्य, जिसकी याद -8 मोल प्रति लीटर, ये एक दिया गया है। दूसरा है हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। उसके बाद तीसरा है pH का मान 0, चौथा है pH का मान 7। तो इन चारों में से चौथा ठीक होगा, 7। अब हम अगला देखते हैं, जो कि गा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनिक C=C O समूह उपस्थित है। तो ये कीटोन इसको बोलते हैं, ग्रुप समूह है। तो इसमें पहला दिया गया है H≡C≡H, ये भी नहीं है। इसमें दूसरा CH3≡C≡F ये भी नहीं है। तो इस तीसरा इसमें ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें CHO ग्रुप बैठ रहा है। इसमें भी CHO है। इसमें COOH, इसमें O1 मतलब है जिसे कार्बोक्सिल अम्ल बोलते हैं, इसे एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं CHO को। इसमें है CO, तो ये कीटोन है। इसमें चारों में से चौथा ऑप्शन ठीक होगा। ये 3 बहुविकल्पी हो गए। अब हम निम्नलिखित के आयुपेशी नामकरण लिखिए। ये जो बहुविकल्पी थी 1 नंबर में, ये 2 नंबर में है। तो से पहला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ ग्रुप समूह पता लग रहा है कि COOH, यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो जो O1 की आवाज़ देता। तो यहाँ C काउंट करेंगे, कितनी है? 1 2 3। तो 3 यानी प्रोप हो गया, प्रोप। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। और ये जो कार्बोक्सिलिक है, ये ग्रुप समूह है, तो ये O1 की आवाज़ देता है, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो गया इसका आयुपेशी नाम। उसके बाद दूसरा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो C कितनी हो गई? 1 2 3, तो प्रोप हो गया। अब यहाँ पे चूँकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन की आवाज़ देगा, तो प्रोप प्लस आयन यानी प्रोपायन। इस तरह आयुपेशी नाम आप लिखेंगे। अब हम मेंडलीफ की जो खा है क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 4 उपयोगिताओं का विवरण दीजिए। ये 4 उपयोगिताएं हैं, वो आधे आधे नंबर की हैं। तो हम देखते हैं, इसका उत्तर हमने लिखा है। नोट्स हमने बनाए बड़ी मेहनत से। तो ये लिखा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 4 उपयोगिताओं का विवरण दीजिए। तो पहली हमने लिखी है कि तत्वों के गुणों आदि के अध्ययन में सुविधा। फिर हमने लिखा अभी तक ज्ञात हुए समस्त तत्वों को 7 आवर्तों और 9 वर्गों जैसे समूह बोलते हैं में वर्गीकृत हो जाने से इन तत्वों का अध्ययन अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि नए
तत्वों की खोज में। मंडली का सरणी है इसका, इसमें भी उपयोग है। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे, किंतु इन स्थानों पर होने वाले तत्वों के विषय में उसने इनके गुण सहित पहले ही भविष्यवाणी की थी। बाद में इन तत्वों की खोज हुई। इस तरह दूसरा पॉइंट हो गया। इसमें 4 बूझे हैं। अब हम तीसरा देखते हैं पॉइंट क्या है। परमाणु भार या द्रव्यमान ज्ञात करने में तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया था। यदि आपको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, जो मेंडलीफ थे इन्होंने ये फार्मूला दिया था कि यदि आपको किसी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो उसका जो तुल्यांकी द्रव्यमान है गुणा संयोजकता, मतलब उसकी जो तुल्यांकी द्रव्यमान पता होना चाहिए और संयोजकता पता होनी चाहिए, उसका यदि आप गुणा करेंगे आपस में का जो गुणनफल है वही परमाणु द्रव्यमान होगा। ये फार्मूला इन्होंने दिया। तो आप इस फार्मूले की सहायता से परमाणु भार मतलब द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरी उपयोगिता ये हो गई। और चौथी उपयोगिता क्या है कि अनुसंधान में सहायक। अनुसंधान मीन्स क्या होता है? खोज, सीख, डिस्कवरी। इसमें क्या है कि मेंडलीफ की आवर्त तालिका की सहायता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई तत्व अन्य तत्वों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, जिससे अनुसंधान में सहायता मिलती है, मतलब खोज में सहायता मिलती है। अब इन्होंने इस तालिका के माध्यम से अनुमान लगा मतलब बताया था कि इस तालिका के द्वारा अनुमान हम लगा सकते हैं यदि किसी चीज़ की तत्वों की खोज यदि करें हम तो उसमें सहायता मिले। यदि तत्वों के बारे में हमें जानकारी होगी तो हम उनसे जो और तथ्य हैं उनसे मैचिंग करके हम जान सकते हैं कि इनका व्यवहार कैसा है और अनुसंधान में हमें खोज में मदद मिलेगी। तो ये 4 उपयोगिताएं हो गई। इस तरह आपको लिख देना है पॉइंट वाइज। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग, जो कि इसी खंड के अंतर्गत है। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट किया। अब एथेनॉल किसे एल्कोहल है जो उसे ही एथेनॉल बोलते हैं। एथेनोइक मतलब एसिटिक अम्ल है उसे कहते हैं। तो हम देखते हैं एथेनोइक अम्ल, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से जरूर पूछता है। ये क्वेश्चन है ये भी 2 ही नंबर का है। देखते हैं आपको ये इथेनॉल एथेनोइक अम्ल, ये 2020 में एनपी सेट मतलब इसी में पूछा गया है, पहले भी कई बार पूछा गया। तो इसके भौतिक गुणधर्म है वो पहले लिखना है। पहला है ये एक उदासीन पदार्थ है जिसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब उदासीन है तो कैसे प्रभाव पड़ जाएगा। जस्ट इसी के बराबर में लिखना है एथेनोइक अम्ल में आपको कॉलम बना लेना है इथेनॉल एथेनोइक अम्ल। यह अम्लीय पदार्थ है तथा नीले लिटमस को लाल कर देता है। आपने पढ़ा होगा मतलब अम्ल के बारे में, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद है दूसरा कि इसकी गंध रुचिकर होती है। इसी के जस्ट बराबर लिखना है कि इसकी गंध तीक्ष्ण तथा स्वाद खट्टा होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका क्वथनांक है वो 351 केल्विन होता है, जबकि इसका क्वथनांक 290 केल्विन होता है। चौथा पॉइंट है ये विद्युत का चालन नहीं करता, मतलब ये कुचालक होता है। सीधी भाषा में ये विद्युत का चालन करता है। इस तरह ये हो गए भौतिक गुणधर्म। अब जो इन्हें रासायनिक गुणधर्म भी पूछा है, मतलब दोनों के आधार पर तुलना करनी है, अंतर लिखना है।
इसमें जो रासायनिक गुणधर्म है, इसमें हो गया 5वां जो पॉइंट है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर CO2 गैस नहीं निकलती, जबकि इसमें CO2 गैस निकलती है। 6वां पॉइंट है, इसमें सोडियम धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। यदि आप मतलब सोडियम धातु डालेंगे इथेनॉल में तो हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। और इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ नहीं निकलती। मतलब इसका जस्ट कुल मिलाकर देखें तो इसका उल्टा होता है। तो इस तरह आपको पॉइंट वाइज लिख देना। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर आपको अभी दिखा रहा हूँ। जिंक सल्फाइड ये है। आपको सिर्फ इसमें समीकरण गुजरा है तो समीकरण ही लिखिएगा सिर्फ। तो क्या है, सर्वप्रथम जिंक धातु के सल्फाइड एस को जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित करके, मतलब जो जिंक धातु के सल्फाइड एस का है मतलब एस, उसको जिंक ऑक्साइड में आपको परिवर्तित करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, इसके लिए सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना होगा। ठीक है, पहले मतलब जो एस का है उसको ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए गर्म करना होगा वायु की उपस्थिति में। जब गर्म करेंगे, भर्जन करेंगे इसका, फिर हमें ZnS जिंक सल्फाइड लिखना प्लस O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो इधर बनेगा जिंक ऑक्साइड और इधर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। जो बैलेंस आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ZnO मिल गया। मतलब इधर पहले Zn की बात करें, Zn एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि O है जो इधर 2 हैं लेकिन इधर 3 हो गए, इसे 2 1 3 हो गए। तो हम क्या करेंगे, इधर यदि 2 बढ़ाएंगे तो दूनी 4 बैलेंस हो रही, लेकिन यदि इधर 2 हमने बढ़ा दिए तो फिर इधर 6 हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, पहले इधर जैसे 2 बढ़ाया, ठीक, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब इधर कितना है, इधर 3 ही है, तो हम 2 इधर बढ़ाएंगे तो इधर कितना हो गया 4, तो इधर भी हो गया। लेकिन Zn कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन इधर कितना है 1 ही है, तो इधर भी 2 बढ़ाना पड़ेगा। 2 बढ़ा दिया, अब S भी डबल हो गया, लेकिन इधर 1 ही S है तो इधर भी 2 करना होगा। लेकिन अब जो ऑक्सीजन है वो 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितनी 4 ही है। यदि 2 रखेंगे तब हमें क्या करना होगा, 3 रखना होगा, तब बैलेंस पूरी होगी। 3 दूनी 6 और इधर भी ऑक्सीजन 6 होगी। अब आगे क्या आपको करना है, इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद मतलब कार्बन जो है इसे अपचायक का उपयोग करते हैं और जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त कर लेते हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस हमने जो C है वो अपचायक वो लिया, फिर हमने इनको मिलाया, फिर Zn प्लस Cu, इस तरह हमें जिंक धातु प्राप्त हो गई। तो इस प्रक्रिया को सिर्फ उसमें आपको सिर्फ समीकरण ही लिखना है, ये 2 समीकरण दोनों लिख देना है, बस आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। और बैलेंस ही जरूर करना, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम आपका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दहन अभिक्रिया, मतलब इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये 2 नंबर की हैं, एक है दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका भी हमने उत्तर लिखा है।
दहन अवक्रिया। वह अवक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ वायु की उपस्थिति में जल जाता है या ऑक्सीकृत हो जाता है तो दहन अवक्रिया कहलाती है। वेरी सिंपल है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे पर भी हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यह है प्रतिस्थापन अवक्रिया। तो ये भी सरल है। हम देखते हैं प्रतिस्थापन अवक्रिया। प्रतिस्थापन को हम विस्थापन भी अवक्रिया बोलते हैं। तो वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापन अवक्रिया कहलाती है। मतलब जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को हटा करके स्वयं उसका स्थान ले लेता। प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है, मतलब दूसरे को हटाकर स्वयं इसका स्थान ले लेना। तो इसी अवक्रिया को प्रतिस्थापन अवक्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है आठवें का देखते हैं। धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। तो देखते हैं इसका उत्तर। हमने इसका भी नोट्स बनाया है। इस तरह आपको कॉलम बना लेना। एक तरफ लिखना धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि धातुएं प्रायः ठोस होती हैं, लेकिन जो इसमें पारा है वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। ऐसी जो अधातुएं हैं वो 3 अवस्थाओं में, मतलब ठोस द्रव गैस में पाई जाती हैं, लेकिन ये ठोस अवस्था में ही पाई जाती है। ये अंतर हो गया पहला। दूसरा अंतर है, आपको यदि एग्जाम में एक लाइन छोड़कर लिखेंगे तो स्पष्ट और स्वच्छ साफ दिखाई देगा। तो दूसरा पॉइंट है धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब इनको खींचा जा सकता है, लेकिन इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये भंगुर होती है, जल्दी टूट जाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि ये कठोर व चमकदार होती है। इसका उल्टा पॉइंट है यह मुलायम व चमकदार होती है। ये मतलब कठोर होती हैं और चमकदार होती हैं, लेकिन ये मुलायम व चमकदार, मतलब मुलायम तो होती है लेकिन चमकदार नहीं होती। यहाँ पर थोड़ी आप ठीक कर लेना कि मुलायम होती हैं लेकिन चमकदार नहीं होती। उसके बाद चौथा पॉइंट है, आपको शायद चौथा पॉइंट है इनमें आघात बदनीयता का गुण पाया जाता है। मतलब यदि आप इस पर हथौड़े की चोट या लकड़ी की चोट मारोगे तो इसमें से आवाज़ निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जो धातु है इसमें आप हथौड़ा वगैरह लकड़ी मारेंगे तो आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट है यह सुचालक होती है, मतलब यानी विद्युत का चालन होता है, लेकिन इनमें नहीं होता विद्युत का चालन, अर्थात ये कुचालक होती है। तो इस तरह आपको लिख देना अच्छी तरह से। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखना यहाँ पर। मतलब जो धातुएं हैं वो मुलायम होती हैं लेकिन चमकदार नहीं होती हैं। मैं लिख देता हूँ शायद, मुलायम होती हैं लेकिन चमकदार नहीं होती। फिर यहाँ से आपको जोड़ देना। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धातु पर मोर्चा लगना को समझाइए। ये भी 2 नंबर का है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मोर्चा मीन्स क्या होता है? मोर्चा होता है जंग। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं इसको। तो अभी देखते हैं इसको। धातु पर मोर्चा लगना ये है। अनेक धातुओं की सतहें, थोड़ा जूम कर दूं,
अनेक धातुओं की सतह वायु तथा जल से प्रभावित होती हैं। जैसे आयरन को जब अर्ध वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ देते हैं तो इसकी सतह पर भूरे रंग का एक पपड़ीदार पदार्थ का आवरण उत्पन्न हो जाता है। इसे जंग कहते हैं, मतलब मॉस इंग्लिश में बोलते हैं इसे। जंग हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 X होता है। इसी प्रकार ये मतलब जंग का सूत्र होता है। इसी प्रकार कॉपर को अर्धवायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर हरे रंग के बेसिक कॉपर कार्बोनेट का आवरण उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो कॉपर है उस पर जब काई आती है तो हरे रंग का आती है काई। चांदी है उस पर काले रंग की आती है। लोहा है उस पर मतलब भूरे रंग की पीला रंग होता है उसकी, उस तरह आती है। अतः जब धातु सतह जल, वायु या अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसे धातु पर मोर्चा लगना कहते हैं। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसी भाषा को आप याद करें, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं इसको, कि मतलब यदि कोई धातु जल, वायु आदि के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लगी, मतलब तो उस पर एक पपड़ी जम जाती है काले भूरे रंग की, तो इसी को हम जंग कहते हैं, या इसे ही धातु पर मोर्चा लगना कहते हैं। मोर्चा मीन्स होता ही जंग लगना। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति को संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देकर समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका उत्तर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लिख देंगे कि कार्बन चतुसंयोजक होता है, इसीलिए कार्बन के ही अन्य परमाणुओं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है इधर, कार्बन चतुसंयोजक होता है, इसलिए कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब ये कार्बन है वो अन्य जो तत्व हैं, मतलब कार्बन के साथ तो बनाता ही है, अन्य जो तत्व हैं उनके परमाणुओं के साथ भी आबंध बना लेता है। इससे बड़ी संख्या में कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध आदि से जुड़कर विभिन्न अणुओं का निर्माण करते हैं। इनके इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इतना लिख देना। उसके बाद इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एकल, द्वि या त्रिबंध से जुड़े हो सकते हैं। जब कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है तो ऐसे कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्वि अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। यहाँ तक आपको लिख देना, आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो आई होप आपको मतलब ये भी इसका उत्तर समझ में आया होगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अथवा में है। चाहे आप ये लिख दीजिएगा इसका आंसर, लेकिन मैंने आपको दोनों का बता दिया। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या आप ये कर दिए या आप ये, इन पर आपको टिप्पणी लिखना होगा। तो हम इसका भी हमने नोट्स बनाया है, अभी आपको दिखाते हैं। पहला इसमें है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी आपको हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखना है कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही सजातीय श्रेणी लिख देना। इतना आपको और जोड़ देना, मैंने नहीं जोड़ा।
जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके जो अणुभार है उनको आप चाहे बढ़ते क्रम में रख दीजिए या घटते क्रम में, तो उनको रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। उसके बाद है ऑक्सीकरण अवक्रिया। इसमें दूसरी जो है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ऑक्सीकरण अवक्रिया वह अवक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, मतलब दो बातें हों, या तो ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो ऑक्सीकरण अवक्रिया कहलाती या इसको उपचयन अवक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद है योगात्मक अवक्रिया। योगात्मक तो आप जानते ही होंगे, इसके संयोजन अवक्रिया भी बोलते हैं कि वह अवक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक अवक्रिया कहलाती है। इसको उदाहरण भी से समझ लेते हैं कि C मतलब कार्बन प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन लिया, इनको जब मिलाएंगे तो CO2 मतलब एकल उत्पाद बना, ये अवकारक हो गए, ये उत्पाद हो गया। उसके बाद हमने उदासीनीकरण अवक्रिया पर टिप्पणी लिखनी है। उदासीनीकरण अवक्रिया तो वह अवक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, और ये दोनों मतलब अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसी कारण इस अवक्रिया को उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह अवक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर लवण व जल बना करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसी अवक्रिया को उदासीनीकरण अवक्रिया। कई तरह से आप लिख सकते हैं। आप यदि YouTube पर उदासीनीकरण अवक्रिया की जो परिभाषा उसको सर्च करेंगे तो कई वीडियो आपके सामने आएंगे। यदि आप उनमें देखेंगे परिभाषा इसकी तो अलग अलग मिलेंगी, तो वो भी ठीक है, आप जैसा चाहें वो परिभाषा लिख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।